हेड ऑन करिए। ठीक है, और थोड़ा सा पॉलिटिक्स की साइड पे आएंगे। अब हमने देख लिया कि किस तरह से हंटर एंड गैदरर्स की लाइफ थी, कैसे उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया। कल हमने सारे पीरियड्स मेंशन किए कि कैसे 20 लाख ईयर्स अगो, मतलब ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर अगो, 20 लाख ईयर्स अगो सेटलमेंट्स पाई जाती हैं, मतलब हैबिटेशन के एविडेंसेस पाए जाते हैं हमारी कंट्री इंडिया से और उसके साथ लगते हुए इलाके, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इस सभी को मिला करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इस एरिया में एविडेंसेस पाए जाते हैं कि कुछ लोग शायद रहा करते थे। वो एविडेंसेस कैसे हो सकते हैं? जिन एनिमल्स को वो हंट किया करते थे उन एनिमल्स की बोन्स पाई गई हैं। फिर जिन टूल्स के साथ या जिन वेपन्स के साथ वो इनको हंट करते होंगे, वो टूल्स और वेपन्स जगह जगह से पाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्रेन्स या फूड वो खाया करते थे जिनमें से कुछ बर्न हो चुके थे, तो वो बर्न्ड ग्रेन्स पाई गई हैं कहीं कहीं से। और कुछ कुछ केव्स हैं जहां पर वो पेंटिंग्स और ऐसी चीजें बनाया करते थे। इस तरह के एविडेंसेस से हमें पता लगा कि कुछ लोग हैं। टाइम आगे बढ़ा, क्लाइमेट में चेंजेस आए और क्लाइमेट कोल्ड से थोड़ा हॉट की तरफ, वार्म की तरफ आया और नई नई ग्रासेस ऑब्जर्व होने लगी। जैसे ही ये ग्रासेस आई, उन ग्रासेस पे ग्रेन्स थे और नेचुरली व्हीट एंड राइस ग्रास ओरिजिनेट हुई। फाइनली जो ये हंटर और गैदरर थे, इन्होंने उन एनिमल्स को, जो एनिमल्स इन ग्रासेस को खाते हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू किया। हाँ, हंटिंग करने के लिए उन एनिमल्स को हंट करते करते ये ऑब्जर्व करने लगे उन ग्रासेस को कि कैसे इनमें से ग्रेन्स गिरते हैं, फिर वो जर्मिनेट होते हैं, फिर नया ग्रास निकलता है। अल्टीमेटली उन्होंने इन पौधों को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। जब उन्होंने इन्हें जानवरों से और दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ जानवर ही रखे, जैसे कि डॉग। और जब डॉग को रखना शुरू किया, इसी प्रोसेस के थ्रू डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। प्लांट्स भी डोमेस्टिकेट किए गए, एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट किए गए। फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर टाइम में नेचुरली इतनी ही ग्रास हो सकती है और इसको ऑब्जर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता है। हम पहले की तरह माइग्रेट नहीं कर सकते फूड की सर्च में। तो अब जब हमें एक ही जगह पर रहना है, हमें फूड भी यहीं पर उगाना होगा। तो उन्होंने इन्हीं क्रॉप्स को कल्चर करना शुरू किया और ये एग्रीकल्चर था। फिर वो फार्मर बने। धीरे धीरे जब वो एक जगह पर रहने लगे, तो अब रहने के लिए घर भी बनाए गए। केव्स का यूज नहीं होता था, तो अब जब घर बनाए गए हैं तो सेटलमेंट्स ऑब्जर्व होने लगी, तो विलेज लाइफ एक्सपीरियंस में आई। जब विलेज लाइफ ऑब्जर्व हुई, तो ग्रेजुअली हमने देखा कि किस तरह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन सरप्लस हुई। जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन सरप्लस हो जाती है, तो एक काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास इतना टाइम बचता है कि वो अपने लिए फूड ना उगाए, कोई और क्राफ्ट वर्क करे। उन्होंने क्राफ्ट वर्क करने शुरू किए। फर्दर हमने कई तरह की एक्टिविटीज देखी, जैसे बीड मेकर्स देखे जो मोती बनाते थे, ब्रिक मेकर्स देखे जो ईंटें बनाने का काम करते थे, फिर ऑर्नामेंट्स बनाना, कॉपर के, ब्रॉन्ज के मटेरियल्स को तैयार करना, मेटलर्जिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें देखी। और धीरे धीरे एक पूरी की पूरी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की फॉर्म में सिटी लाइफ को ऑब्जर्व किया। और उसी सिटी लाइफ का 1900 BC में आकर के एंड हुआ और फर्दर आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ये लेक्चर्स आप सुन लेना फाल्गुनी, उसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ही के लिए मैंने ब्रीफ दिया, तो स्टॉप करना। आज के जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे, उन चैप्टर्स का नाम है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल वो ऋग्वैदिक पीरियड भी लिख सकते थे, लेकिन बार बार मैं ये समझा रहा हूं कि इन बुक्स का फोकस अब उन नेम्स पे है जिन नेम्स की वजह से हिस्ट्री डेवलप हो पाई है। तो बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुरियल्स इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक पीरियड तो अपने आप ही बन जाएगा। फिर इसी के साथ जुड़ता हुआ नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम्स, किंग्स, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। अर्ली रिपब्लिक्स यानी कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स शायद, पर ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हुआ करते थे। ये दोनों चैप्टर नेम क्लियर हो गए आपको? चलिए अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा ही मजा आपको आएगा। आप देखेंगे कि कैसे ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है और आप कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बुक्स एंड बुरियल्स। तो बुक्स एंड बुरियल्स का मतलब क्या रहेगा, सुनिए ध्यान से। देखिए देखिए, ऐसा कहा जाता है
कि आज से 3500 ईयर्स अगो, मतलब 1500 बीसी, यही होगा ना, 1500 बीसी के अराउंड ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। ये दोनों लाइनें बताऊंगा, ऋग्वेद क्या है, कंपोज क्या है। सुनिए, देखिए, आप शुरू से ही सुनते आए होंगे कि 4 वेद हुआ करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो वेद है ये विद शब्द से आता है, और विद शब्द से ही विद्या है, तो विद वो है जो ज्ञान है, और विद से ही वेद है, तो वेदों में ज्ञान है। इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इसलिए इनका नाम वेद है। तो चूंकि हम इंग्लिश में वर्ड लिख रहे हैं, तो संस्कृत के पीछे का वो जो डंडा रहता है, 2 डॉट्स, उसे हटाना तो ए तो लगाना ही होगा। इसलिए संस्कृत का कोई भी शब्द, क्लासिकल संस्कृत का जब भी इंग्लिश में लिखा जाता है, पीछे एक ए एक्स्ट्रा लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो वेद से वेदा, वेदास, इस तरह से हम इन्हें पढ़ेंगे। तो ये वैदिक पीरियड की बात हो रही है, शायद वैदिक पीरियड। आप सबको पता है कि बहुत ही फ्लरिशिंग फर्स्ट अर्बनाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन 1800 के अराउंड एंड हो जाती है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज समझनी है, 2250 बीसी से 1800 तक ये फेज था मैच्योर हड़प्पन्स का, या फिर 1900 तक। इसके बाद भी ये 1500 तक कहीं कहीं एग्जिस्ट करती रही है। कैसे? लेटर हड़प्पन्स के तौर पर, मतलब कि विलेज लाइफ के तौर पर पूरी तरह से बिखर चुका था एक फर्स्ट अर्बन सेंटर ऑफ द इंडिया, द हड़प्पन सेंटर्स। उनके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हाउसेस, उनका ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स, उनके इंटरनेशनल स्टेशन सब डिवास्टेट हो चुके थे। अब 1500 में आपके सामने कुछ और चीजें ऑब्जर्व होंगी। क्या होंगी? ऐसा माना जाएगा कि सेंट्रल एशिया माने इंडिया है, इंडिया के ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये जितने भी स्थान हैं इनको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, मध्य एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट का सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल एशिया से ऐसा कहते हैं कि एक हर्डिंग कम्युनिटी, चरवाहे, पशुओं को चराते चराते पूरी दुनिया में फैले हैं। तो ये जो सेंट्रल एशिया है ना, इसकी एक खासियत है, सेंट्रल एशिया में माउंटेनियस टेरेन है, जमीन पहाड़ी है, और यहाँ पर ड्राई वेदर रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रासेस होती हैं, और जहाँ पर भी ग्रासेस होंगी वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन पेस्टोरलिज्म ही होगा, पशु चराना ही होगा, और वो पशु चराने का ही काम किया करते थे। उस टाइम हर्डर्स ही थे। तो पेस्टोरलिज्म का काम ही मेनली यहाँ पे किया जाता है, चरवाहों का काम। इसलिए जो आर्यंस भी हुआ करते थे ये भी चरवाहे ही थे। तो इनके बारे में एक बात कही जाती है, देवर नॉमेडिक हर्डर्स, यानी कि घुमंतु चरवाहे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक जगह पे जानवर रख के लाइव स्टॉक रियरिंग नहीं करते थे। हर्डर्स थे, गरड़िए चरवाहे थे, और नोमैडिक थे, घुमंतु थे, इधर उधर जाते थे। तो सेंट्रल एशिया में शुरू से ही एक इशू रहा है, हमेशा से ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज रहती थी, वेदर चेंज होने की वजह से ग्रासेस कम पड़ती हैं, तो ग्रासेस को लेकर के फाइट रहती है, पेस्टोरलिस्ट ग्राउंड्स को लेकर फाइट रहती है बहुत स्ट्रांग, कि कौन सी कम्युनिटी के जो हर्ड्स हैं, जो जानवर हैं, वो ये ग्रास को खाएंगे। इस तरह की फाइट्स की वजह से यहाँ से हमेशा ही डिफरेंट कम्युनिटीज साउथवर्ड आती रही, नीचे आती रही। तो इस तरह के कई ग्राउंड्स हो सकते हैं। वेदर और क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज हुआ, कई सारे चेंजेस आए, तो फाइनली आर्यंस नीचे की तरफ आए हैं और इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से एंटर हुए हैं। अब जब ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से एंटर हुए हैं तो होगा क्या? कुछ चीजों को ध्यान में रखिएगा। जो आर्य हुआ करते थे इन्हें ऋतुओं का ज्ञान हुआ करता था, ऋतुएं, मौसम, इन्हें मौसमों का ज्ञान था, सीजन्स, ऋतुओं का ज्ञान था। जैसे कहने का मतलब, अब ये जहां पर भी जा रहे हैं वहां पे पहले से लोग तो सेटल होंगे ना, अल्टीमेटली ये वहां जाकर के उन्हें डिवास्टेट ही करेंगे, उन्हें हटाएंगे तो ही अपनी जगह बना पाएंगे। तो यहां से क्लियर होता है कि इस ट्राइब को कन्फ्रंटेशंस फेस करने ही पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जब कन्फ्रंटेशन होंगे, युद्ध होंगी, लड़ाइयां होंगी, तो इनको लड़ाइयां और युद्ध करने ही पड़ते थे। ठीक है? तो अब कुछ नए तरह के औजार,
नए तरह के इक्विपमेंट्स और वेपन्स आपको नजर आएंगे जो पहले हड़प्पा सभ्यता में ना आपने सुने ना देखे। वहां पे आपको फाइटर क्लास नजर नहीं आई जो फाइट करती थी, लेकिन आर्यंस फाइट करेंगे और ये फाइटिंग क्लास है। आपको कई सारे युद्धों का विवरण भी मिलेगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो शुरुआत करते हैं। इसको दो एराज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड 1500 के अराउंड, फिर आप पढ़ेंगे 1000 बीसी के अराउंड, वो होगा लेटर वैदिक पीरियड, जब बाकी के 3 वेद लिखे जाएंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर आप पढ़ेंगे 500 बीसी के अराउंड, दैट इज द पीरियड ऑफ द महाजनपद, और उसमें से एक महाजनपद आप पढ़ेंगे वो है मगध जो किंगडम है, और एक महाजनपद आप पढ़ेंगे वज्जी जिसकी राजधानी है वैशाली, और वो है उस टाइम पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों का ही जन्म उस समय गण में हुआ था, संघ में, यानी कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हुआ था। ओके, इस बात को आपको ध्यान से रखना। आज आपको जन शब्द का, गण शब्द का मीनिंग क्लियर होगा और पता रहेगा कि जन गण मण क्यों आता था। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो नहीं था? क्लियर, शांत रहें। ऋग्वेद में क्या है वैसे, किस तरह की किताब है ये? ऋग्वेद में काफी सारे हिम्स हैं। हिम्स क्या होते हैं अगर हम हिंदी में कहें तो? सूक्त। सूक्त क्या रहता है? इट इज अ सूक्ता। कितने हैं? इसमें कहा गया है कि 1000 से ऊपर है। वैसे आने वाले दिनों में जो बुक्स आपको पढ़ानी है उसमें एग्जैक्ट फिगर है, आपको बता देता हूं। 1058 हिम्स है। सूक्ता क्या मैंने? सुकथा यानी कि प्रेज वर्ड्स, कहते हैं ना बहुत अच्छा बोला, सुकथा, तो सूक्त माने हिम्स, यानी कि दे आर द फ्रेजेस इन द प्रेज ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस। गॉड्स और गॉडेसेस की प्रेज है इसमें, तो तारीफें हैं, उनका उद्गान है। कैसे है ये, मतलब किस सेंस में है? एक एपिसोड बताया गया है, उस एपिसोड का अगर जिक्र करें तो ऋषि विश्वामित्र 2 नदियों से बात कर रहे हैं। एक नदी सतलुज है और एक नदी व्यास है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विश्वामित्र हैं, इसी तरह के ऋषियों ने ऋग्वेद लिखा है। ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद सेजेस ने लिखा है। दूसरी एक बात ऋग्वेद के बारे में यह भी कहा जाता है, ये पुरुषों ने नहीं लिखा, ये अपौरुषेय है, ये इंसानों ने नहीं लिखा है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहते हैं। तो मैं ये हिम पढ़ के आपको सुनाता हूं और आप देखना कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका काम है चलने दो, जिनका काम है मटेरियल्स को और बाकी चीजों को स्टडी करना, जैसे स्टोन्स, बोन्स, यही आर्कियोलॉजिस्ट रिटर्न मटेरियल को भी अच्छे से स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद कुछ फाइंडिंग्स आपके पास लेकर के आते हैं और उसको इस वे में पेश करते हैं। जैसे विश्वामित्र और नदियों के बीच बात हो रही है। विश्वामित्र, ओ रिवर्स, come down from the mountains like 2 swift horses, like 2 shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea, through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. तो हमें ये पढ़ के ऐसा लगता है कि बात रिवर्स की हो रही है, और रिवर्स काफी पूजनीय होंगी, रिस्पेक्टफुल होंगी, और उसे रिलेट किया जाता है हॉर्स, उसे रिलेट किया जा रहा है काउज, उसे रिलेट किया जाता है चैरियट्स। मैंने ऐसा लगता है कि शायद हॉर्सेस थे, काउज भी थी, चैरियट्स भी थे, और हॉर्स, काउ ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल और सेक्रेड होंगे, अदरवाइज रिवर को इनसे रिलेट नहीं करते। तभी तो रिवर्स खुश होंगे ना, रिवर्स को वो प्रे ऑफर कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? रिवर क्या कहती है? वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? हम एक बार जब शुरू होंगी, अंत नहीं होंगी, तुम क्यों प्रार्थना करते हो? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, रिवर्स ये कहती है कि गॉड ने एक पाथ क्रिएट किया है, हम उस पर चल रहे हैं। मतलब गॉड जैसा कुछ आ गया है, भगवान जैसा। हड़प्पा में ऐसे शब्द नहीं सुनने को मिलते हैं, तो गॉड की एक पूजा है शायद। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स, प्लीज लिसन टू मी। The singer who has come from a distance, which is with his chariots and carts, let your waters not rise above our axles, so that we can cross safely. वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पहियों से ऊपर तुम्हारा पानी न जाने पाए,
मुझे नदी पार करनी है, कि मतलब वो बड़े सारे कार्ट्स लेके आया है और चैरियट्स लेकर के आया है। आगे से द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। अब कुल मिलाकर के जब हम इसका जिक्र करते हैं, एक बात तो हमें ये पता लगती है कि रिवर्स का जिक्र बार बार होगा, तो इससे हमने एरिया फाइंड आउट किया कि ब्यास का इलाका, सतलुज का इलाका और ये नदियों का इलाका, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है जी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। दूसरी बात, इसमें बार बार ऋग्वेद में नदियों का जिक्र आएगा, जिसमें सिंधु नदी का जिक्र आएगा, सरस्वती नदी का जिक्र आएगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, गंगा और जमुना का जिक्र सिर्फ एक बार आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? हम सिंधु और सरस्वती इन नदियों से गंगा और यमुना तक बहुत बाद में आते हैं, तो लेटर पीरियड में जाके गंगा यमुना का जिक्र आएगा, वो भी एक बार। यानी कि ऐसा लगता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में गंगा यमुना का महत्व उतना नहीं था, ये लेटर वैदिक पीरियड में जाके आया है, आगे जाकर के होगा। ये बात क्लियर है जी? अब ध्यान से सुनिए इस चीज को। इस तरह से जब भी ऋग्वेद और इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो हमें उनसे यही पता लगता है कि किस तरह के एनिमल्स यूज करते होंगे। अब चैरियट्स हैं, रथ हैं, और रथ की एक रिस्पेक्ट है, तो लिटरली ऐसा क्लियर होता है जैसा कि शायद कहीं ना कहीं कोई तो रूलर टाइप चीज होगी, कोई वॉरियर होगा, तभी तो रथ है। हॉर्सेस तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब आपको मूवमेंट काफी स्विफ्ट करनी होती है, स्विफ्टली, और स्विफ्ट मूवमेंट्स आप करते हैं जब आपको बैटल्स फाइट करनी हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, काओ को काफी रिस्पेक्ट दी गई है, मतलब ऐसा लगता है जैसे काओ किसी ना किसी तरह से ट्रेजर था, और बैटल्स होती हैं किसी रीजन की वजह से ही, तो पता लग जाएगा कि बैटल्स शायद इसलिए तो नहीं क्योंकि कैटल के लिए होती थी, शायद नाम भी इसलिए तो नहीं है कैटल से बैटल, तो कुल मिलाकर के ये चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। ओके, इतना क्लियर। अब हमने जब बात कही कि ऋग्वेद का, मैंने एक आपको स्टैंजा पढ़ के सुनाया, तो एक हिम मैंने आपको सुनाई, तो क्या कैसे पढ़ा जाता होगा ऋग्वेद? ध्यान से सुनिए। आज की डेट में आप किताबों से पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें या तो लिखी हैं या प्रिंटेड हैं। पहले ऐसा नहीं था, ऋग्वेद कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। जब ऋग्वेद कंपोज हुआ है 1500 बीसी में, उसके कई सौ साल बाद वो पहली बार लिखा गया है, और प्रिंट तो अभी हुआ है, जस्ट 200 साल हुए हैं प्रिंट हुए। तो 1500 बीसी में फिर क्या हुआ था, ऋग्वेद करने का एक ही तरीका था, ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता था, और एक एक सिलेबल, एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस बिट बाय बिट फुली उसी सीक्वेंस में करना होता था, और ये क्लासिकल संस्कृत में होता था। इसलिए शायद बिट लैंग्वेज में संस्कृत यूज रहती है कंप्यूटर्स में, क्योंकि संस्कृत का मैथमेटिक्स यहीं से आता है, आपको इसे इसी वे में करना है। तो आज भी जब कोई पंडित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल वैसी ही रहेगी, जिस तरह के सिलेबल या वर्ड्स वो बोल रहा है उसी तरह से वो हैंड मूवमेंट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न नहीं है और आपको चीजें समझनी है, समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, आपको उन्हें कोई पोजीशन तो डिनोट करनी है ना, तो आपने पेजेस पे नहीं किए हैं, आपने एटमोस्फेयर में ही कर दी, सराउंडिंग में। तो दिस इज द पोजीशन, ये वर्ड्स की पोजीशन है, और एग्जैक्ट बॉडी मूवमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आपको वो याद होते हैं। तो आप जैसे देसी पंडित अब नहीं, मतलब जो प्रॉपर पंडित पूजा करेंगे तो उनके हाथों की मूवमेंट आएगी ऑटोमेटिकली। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेदा ओरली बताया और ओरली ही सीखा जाता था। क्लियर है जी? ये ओरल ट्रेडिशन था। यही कारण है कि चूंकि ये ओरली लर्न होता था, ओरली दिया जाता था, तो इन्हें श्रुतियां भी कहा गया है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन आएगा कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति वो होती है जो सुनी जा सके, जो बोली जा सके। ओके, तो ये एक एस्पेक्ट है। इसी तरह से अब एक सेगमेंट प्रोमिनेंस में आ जाएगा। वो कौन सा सेगमेंट है? जिसे ऋग्वेद का ज्ञान है, और वो कौन है? प्रीस्ट। तो ये जो प्रीस्ट है, ये प्रीस्ट ही ऋग्वेद को रिसाइट करता है, बोलता है बार बार, और सामने जो है वो कौन है? स्टूडेंट्स, लर्नर्स, और वो इसे सिलेबल से, वर्ड से पूरा सेंटेंस की फॉर्म में सीखते हैं। तो प्रीस्ट काफी प्रोमिनेंट पोजीशन में आपको ऑब्जर्व होगा। इतनी बात क्लियर है जी? डन। ऋग्वेद का मेथड क्लियर। ऋग्वेद इनिशियली क्या लिखा हुआ था? बिल्कुल नहीं, ऋग्वेद सिर्फ वर्बली जाना जा सकता था। ऋग्वेद क्या कहते हैं कि ऋषि मुनियों की देन है, सेजेस की देन है। और ऋग्वेद के बारे में क्या बात कही जाती है? यह समय समय पर कंपोज हुआ है,
एक बार में कंपोज नहीं हुआ है, इसलिए इसको कंपोज कहा जाता है। मतलब अलग अलग जगहों से चीजें कलेक्ट करके आपने इसको क्या किया है, कंपोज। और कंपोज कौन सी चीजें होती हैं, वर्बल। रिटर्न चीजें क्या होती हैं, कंपाइल। वर्बल चीजें क्या होती हैं, कंपोज। तो इसको कंपोज किया गया। इसके बारे में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहते हैं ना कंपाइल्ड, लेकिन ऋग्वेद के बारे में मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, कंपोज। तो ये कंपोज क्योंकि ये क्या है, वर्बल। तो इस वे में इसको कंपोज किया गया उस समय में। अब इस समय के दौर को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये दौर कैसा था। आर्य वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। आर्य, आर्य शब्द कैसे आता है। देखिए, जो आर्य हुआ करते थे, इनका ऐसा मानना था कि इन्होंने जिन जिन एरियाज में ये गए हैं, उन एरियाज में खुद को अलग रखने के लिए, अपने डिसेंट को, अपने ओरिजिन को अलग बताने के लिए एक एथनिकली टैग ले रखा था, आर्यंस। आर्यंस माने द सन ऑफ द गॉड्स, देवता पुत्र, उनके पुत्र हैं ये। तो कुल मिलाकर के ये जो आर्य हुआ करते थे, इन्हीं के नाम से एक चीज आगे निकल करके आती है कि आज की डेट में अगर आप देखें तो आर्य कहा जाएगा इंडो ईरानियन ग्रुप्स को, इंडियन और ईरानियन ग्रुप्स को। और आर्य का संस्कृत में शब्द रहता है आर्यन, आर्यन। और आर्यन ही वो एटिमोलॉजी है जहां से ईरान को अपनी कंट्री का नाम मिला। आरान, आरन, ईरान। क्लियर है जी। तो ईरान का नाम यहीं से क्रिएट होता है। तो ईरान में मिलने वाला एक बहुत ग्रंथ है पुराना, 1400 बीसी का, जिंद अवेस्ता। अवेस्ता बुक्स वहां की रिलीजियस बुक्स हैं। जिंद अवेस्ता में कुछ देवताओं का नाम है, इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य। और वही इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य भारत में ऋग्वेद में भी पाए जाने वाले देवता हैं। तो उनकी कॉमन ओरिजिन वहां से क्लियर होता है। जैसे सेंट्रल एशिया से आए, ईरान भी आएगा, एक ब्रांच ईरान को तरफ, एक ब्रांच इस तरफ गई, तो ईरानियन माने कि द पारसीज, द पर्शियंस। इसलिए स्मृति ईरानी, पारसी, बट टू मच इंडियन, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो भी आर्यंस, आप भी आर्यंस, इस तरह का कंसेप्ट चलता रहा। अब होता क्या था, जब ये जो आर्यंस आते थे नॉर्थ से, इनका काम ये रहता था, इनको ऐसा लगता था कि ये जो ऋग्वेद है, इसका कॉम्पोजिशन का मेन काम इनका है और यही कंपोज करेंगे। माने जो प्रीस्ट हैं, जिन्हें कई बार ब्राह्मण भी कहा गया है, तो ये इन चीजों को कंपोज करने का काम करेंगे। जो वहां पर लोग रहते थे, जो ऋग्वेद में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं प्ले कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आर्यंस आते थे, इन आर्यंस का एक सिस्टम रहता था, ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे। सैक्रिफाइसेस माने यज्ञ, यज्ञ। ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस टाइम के। अब से पहले आपने देखा, यज्ञ का पूरा क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन फायर आल्टर्स हमें मिलते हैं। बट ये यज्ञ परफॉर्म करते हैं, यजनास। यजनास एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्यों परफॉर्म करते हैं ये यज्ञ, उसको समझना जरूरी है। देखिए, इनको ऐसा लगता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करते हैं, तो लिटरली हमसे पहले हमारे साथ वो जो गॉड और गॉडेसेस हैं, वो हमारे लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे इनका मानना था कि जिन जिन जगहों पर हम आते हैं, हमारे आने से पहले ही वहां के फोर्ट्स और बाकी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। पुर, जितने भी पुर हैं, खत्म हो चुके होते हैं। तो पुरंदर एक पर्सन है जो इसे खत्म करता है, दैट इज गॉड इंद्र। आज आपके घर क्यों खराब हो जाते हैं, बारिशों से ना, बारिश आंधी से वेदरिंग हो जाती है ना। तो अगर इसको इससे जोड़ें तो इंद्र भी बारिश का देवता है ना, बरखा। तो कुल मिलाकर के वो ये कहते हैं कि इंद्र हमसे पहले ही हमारी गॉड ग्राउंड प्रिपेयर करता है। फिर दूसरा, वरुण। वरुण एक देवता है जो गौओं का रक्षक है, और वो रक्षा करता है जब गौएं चराई जाती हैं। तो वरुण इंपॉर्टेंट है। अब कुल मिलाकर के क्या होगा, ये इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने जहां पर भी आकर के जितने भी कैटल्स दूसरे ग्रुप के लूटे हैं, या किसी भी एरिया को आके इनहेबिट किया है और उसे वहां पे रहना शुरू किया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन गॉड्स ने, उन गॉडेसेस ने। तो उनका शेयर बनता है हमारी हर चीज में। उनको जब तक उनका शेयर नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी अचीवमेंट्स फुली सक्सेसफुल नहीं होंगी। तो उन तक शेयर कैसे पहुंचेगा, उन तक शेयर पहुंचने का एक ही तरीका है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन का मीडियम होना चाहिए। और वो कम्युनिकेशन का मीडियम केवल हो सकता है अग्नि। अग्नि में कोई भी चीज की आहुति दे दो, वो जल करके धुआं बन के ऊपर चली जाएगी,
और गॉड को मिल जाएगी। तो इस वजह से ये लोग जो भी चीजें अर्न करते थे या जो भी बैटल या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो उसका एक हिस्सा ये सेक्रीफाइस करते थे, इसलिए यज्ञ को सेक्रीफाइस कहा जाता है। तो ऐसे में ये अनाज भी, जैसे घी सेक्रीफाइस करना, अनाज सेक्रीफाइस करना, और कई बारी जानवरों का मीट, जानवर भी सेक्रीफाइस कर दिए जाते थे, इसे हम कहते हैं बलि, बलि देना। तो ये दे दिया करते थे किसको? शेयर है, टैक्स है। किसका टैक्स है, किसका शेयर है? गॉड का। तो गॉड को उसका शेयर दे देते थे, किसके थ्रू? अग्नि। तो अगर आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक लोगों का सबसे टॉप देवता है इंद्र, जिसके बारे में 250 हिम्स हैं, और उसके बाद सेकंड टॉप देवता है अग्नि, जिसके बारे में 200 हिम्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसी वे में इंपॉर्टेंट बने हैं इनके लिए। तो अब आपको एक बात याद रखनी है, ऋग्वैदिक पीरियड में जो भी ऋग्वैदिक लोग हुआ करते थे, इनमें हमें एक डिवीजन मिलती है सोसाइटी में। डिवीजन कैसी मिलती है कि एक प्रीस्ट क्लास है जो ब्राह्मण भी कहलाते हैं, और उनका काम है टीचिंग का। मतलब हम ये देख सकते हैं कि डिवीजन ऑक्यूपेशन पे बेस्ड है, काम पर आधारित है, कर्म पर, जन्म पर आधारित नहीं है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस बात को, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ये जो रिजिड सिस्टम ऑफ कास्ट का है ना, ये बाद में डेवलप होगा। अभी जो डिवीजन है वो कर्म पर आधारित है, काम पे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आप लर्नर हैं, आप प्रीचर हैं, आप टीचर हैं। तो आप एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, एक सेक्शन है जो टेरिटरी को एक्सपेंड, मतलब कि जो पूरी को पूरा वो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को आगे लेके जाता है, उसके लिए खाने पीने के रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, नए नए ट्रेजर्स यानी कि पशुओं को एक दूसरी जगह से जीतने का प्रयास किया जाता है। तो ये डिफेंडर भी है, प्रोटेक्टर भी है, और कैंपेनर भी है, कैंपेन भी करता है। तो ये कौन है? क्षत्रिय। ये फाइट करने का काम करता है। ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया? ऑक्यूपेशन। तो ये दोनों एक क्षत्रिय है, एक प्रीस्ट है। इसके अलावा जो पीपल हैं, आम जन हैं, अब ये तो दो हो गए ना, दो ऑर्डर। एक ऑर्डर हो गया ब्राह्मण, एक ऑर्डर हो गया क्षत्रिय, और जो आम लोग हैं उनको जन कहा गया है, आम जन। तो एक वर्ड यूज होगा जन, और दूसरा वर्ड यूज होगा विश, VISH। तो विश्व से शब्द आता है वैश्य। तो तीसरा ऑर्डर वैश्य ऑर्डर। तो पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, और फिर इसके बाद जो ऑल कॉमन पीपल आर वैश्य, विश्य। ये कौन हुआ करते थे? मोस्टली फार्मिंग, ये फार्मर हुआ करते थे, ये मोस्टली हर्डर हुआ करते थे। और कई बारी जो विश होते थे, वैश्य, इन्हें हम इनके नामों से भी जानते, जैसे एक विश है या एक जन है पुरुजन, पुरुविश। एक जन है भारत जन, भारत विश। इस तरह से आपने जनों को डिवाइड कर रखा था, पुरु जन है, भारत जन है। ये इंपॉर्टेंट है आस्पेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, क्लियर है बात। सेकंड, सेक्रीफाइसेस माने ये यज्ञ परफॉर्म करने का काम करते थे। दूसरा मेन एस्पेक्ट है, ये ऋग्वैदिक चीजों का डेवलपमेंट करते थे, मतलब हिम्स लिखते थे गॉड्स और गॉडेसेस की प्रेज में। तो जिस भी एरिया में ये जाते थे, जहां पे लोग ये काम नहीं, वो लोग जो ये नहीं करते थे, ना सेक्रीफाइसेस करते थे, ना यज्ञ करते थे, ना वो हिम्स लिखने का काम करते थे, उनको ही इन्होंने नाम दिया था दासाज और दस्यूज। दासाज और दस्यू, जिसको बाद की एज में जाकर के दास और फीमेल के लिए वर्ड यूज हुआ दासी, दास और दासी। और मोस्टली एक जो चौथा सेगमेंट बनेगा वो इसी सेगमेंट से बनेगा जो आउटकास्ट है, आउटकास्ट सेगमेंट, द आउटसाइडर, दैट इज द शूद्रास। और शूद्रास का काम रहेगा इन पहले तीन वाले लोग सेगमेंट्स को सर्व करना, काम करना। क्लियर हुई इतनी बात? अब कुल मिलाकर के हम इस सारी चीज को स्ट्रीमलाइन करते हैं। इन चीजों को अब अच्छे से समझना, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। इतना क्लियर हुआ? रोक दो 2 मिनट। अब कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए, इस समय में मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, एक क्षत्रिय वर्ग है। तो क्या किंग है? क्या राजा है? हाँ, राजा है, लेकिन बहुत अलग है वो राजा। क्या कहेंगे इस राजा के लिए? सरदार। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सरदार। वो सरदार है किसका? कबीले का, पर वो राजा ही है। कैसे? ध्यान से देखिए, सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? पूरा का पूरा कबीला। पूरा कबीला आपस में कोलैबोरेटली डिसीजन लेने का काम करता है।
डिसीजन किस तरह से किस चीजों को लेकर के लिए जाते हैं? मोस्टली डिसीजन इस चीजों को लेकर के लिए जाते हैं कि अब आप एक चीज देखिए, आज की डेट में आप करेंसी यूज करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पहले की बात बताएं तो हड़प्पा पीरियड की बात करें तो बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु के बदले वस्तु देना। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब कॉमोडिटी करेंसी आ गई थी, जब किसी चीज के बदले कोई कॉमोडिटी देना, जैसे टबैको के पत्तों को करेंसी बनाया गया था। एक ऐसा दौर था, तंबाकू के पत्तों को ही करेंसी बना लिया। तो जो कैटल्स हुआ करते थे ना, पशु, ये भी करेंसी के तौर पे काम करते थे। तो जिसके पास पशु है वो बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, तो इसलिए पशु को पशुधन कहते हैं। पशुधन, क्योंकि पशुओं से ही सब मिलता था। मिल्क इससे है, घी इससे है, बटर इससे है, कर्ड इससे है। और आर्यंस का खाना क्या था? यही, आर्यंस यही दूध दही से बनी चीजें खाते थे क्योंकि हर्डर थे। तो पशु एक इंपॉर्टेंट रीज है। तो इसलिए युद्ध होते थे, कबीलों के बीच में युद्ध होते थे। तो अब आपसे कोई पूछे कि युद्ध किस चीज को जीतने के लिए होते होंगे? सबसे पहला पशुओं को। बैटल किसके लिए होती थी? कैटल के लिए, कि कौन किससे कैटल ले गया चुरा के, युद्ध करके। पहली चीज ये। दूसरी चीज, बैटल किस लिए होती थी? बैटल होती थी जमीन के लिए भी। जमीन किस लिए? साम्राज्य के लिए नहीं, चारे के लिए। अब पशु लिए हैं, पशु को पास्चर लैंड भी तो चाहिए, तो पास्चर लैंड के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्या किंगडम एक्सपेंड करने के लिए बैटल होती थी? नहीं, फॉर द पास्चर लैंड। बैटल किसके लिए होती थी? पैलेसेस के लिए नहीं, फॉर द कैटल्स। और तीसरी चीज, बैटल लोगों के लिए भी होती थी। कुछ लोगों को भी जीतना होता था, उनसे काम करवाना होता था, उन्हें दास और दासी बनाया जाता था, तो वो सर्विसेज ऑफर करते थे। अब जब युद्ध हो जाता था तो फिर क्या हो जाता था? अब युद्ध में जो भी लूटा है इसे बूटी कहा जाता था। BOOTY, बूटी, बूटी ऑफ द बैटल। ये बूटी क्या होती थी? बूटी का एक हिस्सा कौन रखता था? लीडर, माने द किंग। बूटी का दूसरा हिस्सा किसको दिया जाता था? द प्रीस्ट। वो प्रीस्ट जो इसको लेजिटिमेट बनाएगा, इस बूटी को, कि हाँ ये बूटी जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये बूटी जस्टिफाइड तब होगी जब इसका एक शेयर किनको मिलेगा? जिन्होंने फाइनली ये बैटल ऑर्गेनाइज करवाई, गॉड्स। और वो गॉड्स को ये शेयर कैसे पहुंचेगा? यज्ञ के थ्रू। और यज्ञ कौन कराता है? प्रीस्ट। क्योंकि यज्ञ विधियां उसी को आती हैं। क्योंकि यज्ञ विधियां कैसे फॉलो होंगी? जब हमें प्रेज करनी आती है गॉड गॉडेसेस की। और प्रेज कहाँ लिखी गई है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद ओरली उसी ने सीखा है। तो प्रीस्ट हो गया ना प्रोमिनेंट। प्रीस्ट जब तक यज्ञ नहीं कराएगा राजा लेजिटिमेट ही नहीं होता था, वो बूटी भी लेजिटिमेट नहीं होती थी। और जो बाकी का बचा तीसरा हिस्सा, वो सारे विश्व के लिए, सारी प्रजा के लिए इस तरह से बांट दिया जाता था। ऐसे में हमें क्लियर पता लग पा रहा है, यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो एक सेगमेंट तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड है, प्रीस्ट और किंग, रूलर। एक सेक्शन नॉर्मली अपनी क्या कह सकते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पे डिवाइडेड है कि ये आम जनमानस है। ना ये प्रीस्ट है तो ना ये रूलर है, तो ये कौन हुआ? आम जनमानस। इसलिए उसे विश्व कह दिया गया। विश्व किसको कहा जाता है? भूमि को भी कहा जाता है, विश्वा। आने वाले समय में आप सुनेंगे विश्वा, एक वर्ड आएगा आगे जाकर, यहीं से एक वर्ड आएगा ना, विश्व। विश्व वर्ल्ड आएगा ना, विश्व वर्ड। तो विश्व माने लोग, माने वो भूमि। तो कुल मिलाकर के ये जो हमने सारा यहाँ पर किया, इसमें तीन चीजें निकल करके आई कि सबसे पहले जो भी डिसीजंस होते थे वो पूरा कम्युनिटी लेती है, कबीला, पहली बात। दूसरी बात, वो कबीला जो है अपने बीच में से जो सबसे एबलेस्ट, सबसे ब्रेव और सबसे फियर्स वॉरियर है उसे लीडर चुनता है। दूसरी चीज तो वो हो गया किंग, हो गया लीडर। और तीसरी बात, ये जो किंग है किसी तरह के कोई रेगुलर टैक्सेस नहीं लेता कबीले को मेंटेन करने के लिए। देयर वाज नो रेगुलर टैक्सेस ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। इतनी बात क्लियर हुई। इसको क्या मिलता है? युद्ध में लूटी हुई बूटी। क्या मिलता है? युद्ध में लूटी हुई बूटी। उसके बेसिस पर ये सारा साम्राज्य चल रहा है। चौथी बात, ये किस पे रूल करता है? ये रूल करता है जन। जन कौन है? लोग। ये किसी एरिया पे रूल नहीं करता, ये टेरिटोरियल किंग नहीं है, ये जन पे रूल करता है। जैसे 15 लोग हम यहाँ हैं तो मैं आपका लीडर, हम ही 15 लोग कहीं अफगानिस्तान में तो मैं ही आपका लीडर। मैं जगह पे रूल नहीं कर रहा हूं, मैं जन पे रूल कर रहा हूं। आने वाले समय में जनपद पे रूल होगा, अभी जन पे रूल हो रहा है। क्लियर है जी बात? तो जब जन पे रूल हो रहा है अल्टीमेटली, तो इससे एक चीज क्लियर है कि कोई फिक्स टेरिटरी नहीं है। और जब टेरिटरी नहीं है तो फिर कोई सिटी भी नहीं होगी। और जब सिटी नहीं होगी तो कैपिटल कहाँ से होगी? तो फिर कैपिटल नहीं, तो ना कोई गद्दी, ना कोई कैपिटल सिटी और ना कोई टेरिटरी। इस तरह की चीजें इनके पास नहीं हुआ करती थी। तो ये किंग कितना डिफरेंट हुआ।
सबसे पहले तो ये किंग चुना है कम्युनिटी ने, मतलब इस किंग का बेटा ही किंग बनेगा ये डिसाइडेड नहीं। तो ये किंग हेरिडिटरी हुआ? नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हेरिडिटरी किंग होता था? नहीं। दूसरी बात, ये जो किंग हुआ करता था क्या ये पैलेसेस में और कैपिटल सिटी में रहता था? नहीं, पैलेसेस भी नहीं थे, कैपिटल सिटी भी नहीं थी। तीसरी बात, ये जो किंग हुआ करता था क्या इसे रेगुलर टैक्सेस मिलते थे? नहीं, टैक्सेस देने वाला कोई सेक्शन नहीं था। बूटी आती थी, बूटी को आपस में बांटते थे। ये बैटल्स करते थे, हाँ, किंगडम्स के लिए और एरिया के लिए। किंगडम्स के लिए नहीं, कैटल्स के लिए, वेल्थ के लिए। और ये एक तरह से क्या करते थे, रेड मारते थे। ये रेड लड़ती थी, बैटल वैसी बैटल नहीं होती थी, एक तरह से धाड़ मार देना, गुरिल्ला प्रैक्टिसेस टाइप। ओके जी, ये बातें इतनी क्लियर हो गई। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ लें फिर। हाँ, ये इतना क्लियर। अब हम आगे बढ़े। तो दौर बदलेगा। दौर कैसे बदलेगा सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब ये जो जन है, धीरे धीरे कुछ कुछ कबीले जो हुआ करेंगे, ये कबीले दूसरे कबीलों से ज्यादा वेल्दी हो जाएंगे और ये बड़े पैमाने पर पशुओं को अपने पास होल्ड कर लेंगे। ये बात क्लियर हुई जी। सेकंड एस्पेक्ट, पशुओं के सर पे जीवन नहीं गुजरता, ये इन्हें समझ आ जाएगा। क्यों? अब ये करेंगे यज्ञ। अब यज्ञ करने का एक उद्देश्य है क्या? देखिए, यज्ञ बुरी चीज नहीं होती। मैंने उस दिन भी कहा था कि तब यज्ञ किए जाते तो उसका रीजन होता है कुछ। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ को कहते हैं, हिंदू सभ्यता में जाएंगे, कर्म कांड। कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड, इनका मानना यह था आर्यों का कि ये जो लोग भारत में रह रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद वो विलेज लाइफ, देवर स्टैंड स्टिल, टोटली स्टेगनेंट, लेथार्जिक, चुपचाप विलेज में एकदम जो जैसा है वैसा है। तो इन्होंने आकर के बोला कि कोई कर्म हो और कोई कांड करो। कांड बने कोई एक्शन करो, उसको कांड कहते हैं, एक्शन। ये आज की सोसाइटी ने कांड वर्ड को नेगेटिव बना दिया, कोई कांड करता। कांड बने कोई कारा करता, कारा, कोई एक्शन। ठीक है, तो कोई कर्म करो, कोई कांड करो। आई बात समझ में? कर्म क्या होता है? अब जैसे मेरा कर्म है पढ़ाना और मैं रोज क्या करके जाता हूं, कांड। यहां पे जैसे जैसे जब रामायण पढ़ते हैं उसमें अलग अलग कांड आते हैं। जैसे एक है सुंदर कांड, हनुमान जी की भारत से श्रीलंका तक की यात्रा। तो वो पूरा रामायण क्या है? कर्म। और पूरा रामायण क्या बता रहा है? कर्म। जब पूरी रामायण पढ़ लोगे आपके अंदर कर्म स्थापित होगा। कैसा कर्म? राम राज्य, राम जैसा कर्म। लेकिन वो कर्म कैसे स्थापित होगा? जब चैप्टर बाय चैप्टर, कांड बाय कांड चीजें सीखोगे कि पहला कर्म में ये कांड हुआ, दूसरे कर्म में ये कांड हुआ। तो ये जो क्लास में मैं रोज लेक्चर देता हूं, ऑल इन ऑल मैं दे रहा हूं कोचिंग, ये मेरा कर्म है और डेली लेक्चर मेरा कांड है। समझ आए? कर्म कांड। तो कर्म कांड विधियां कहते करो। ये आ रहा है, कहते ये क्या बैठे मुंह लटका के जंगलों से गिरे हुए, जंगल तुम्हें हिलने नहीं देते। तो फिर इन्होंने एक तरीका निकाला, कहते कर्म कांड करने पड़ेंगे। तो कर्म कांड कैसे? क्लीनिंग द फॉरेस्ट, जंगल काटो। जंगल काटो और जंगल की लकड़ियों को ये हवन कुंड में डाल के जला डालो और इसके तहत एरिया साफ होगा और एरिया क्लीन करके वहां पे हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से काम होगा। तो अब जैसे जैसे हम 1500 बीसी से पीछे की तरफ आ रहे हैं, 1100 बीसी की तरफ आ रहे हैं, अब सेटलमेंट्स होने लग जाएंगे। नोमैडिक हर्डर्स धीरे धीरे एग्रीकल्चरिस्ट सेटलमेंट में कन्वर्ट होने लगेंगे और खेती बाड़ियां होने लग जाएंगी। क्लियर है जी बात? अब ऐसे में एक धूम मचेगी थोड़े ही समय में। अब कुछ कुछ ऐसे मेटल्स भी यूज होने लग जाएंगे जो शायद हमने पहले नहीं सुने। जैसे 1000 बीसी के अराउंड आकर के हमें आयरन का जिक्र मिलने लग जाता है और आयरन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अभी इसका यूज नहीं होगा, अभी बस इतना ही समझिए। तो अब ये क्या करेंगे कि वो जो जन है, उन जनों ने अब एक जगह पर अपना पैर रख लिया है, मतलब अपना पैर, जन पद, पैरों को यही कहते हैं ना। और अब जहां पे उनका फुट टिक गया है वो उनका लैंड हो गया। तो अब जनपद स्थापित होंगे और अब वाला जो राजा है वो उन जनों को नहीं, वो उस जनपद का रूलर है, उसके अंदर जो भी जन रहते हैं वो उसी के होंगे। फिर यहां पे बात समझ में आई? अब यहां पर सिस्टम चेंज हो जाएगा, वो सिस्टम भी आपको समझना पड़ेगा। क्या होगा? अब जब जनपद स्थापित हो गए हैं भारत में, तो कुछ कुछ चीजें आपको देखनी होंगी। सेटलमेंट्स बननी शुरू हो जाएंगी। जो रूलर है, जो किंग है, उसकी अथॉरिटी पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगी। प्रीस्ट की अथॉरिटी भी पहले के कंपैरिजन में और स्ट्रांग होगी, दोनों ही मजबूत होंगे।
जो विश होगा यानी कि वैश्य, उस पे मेन जिम्मेदारी आ जाएगी किस चीज की? फार्मिंग की और हर्डिंग की, ट्रेडिंग की एंड कमर्शियल क्लास की। तो वैश्य ही ट्रेडर्स होंगे, वैश्य ही कमर्शियल क्लास होंगे, वैश्य ही फार्मर होंगे। तीसरी बात, सोसाइटी अब रिजिडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, रिजिडली डिवाइडेड होगी। ब्राह्मण यानी कि जो प्रीस्ट हैं समाज को 4 हिस्सों में बांट देंगे। पहला हिस्सा होगा ब्राह्मणों का,